वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 2019 में आई थ्रिलर और साईफाई मूवी जिसका नाम है इन द शैडो ऑफ द मून। ये मूवी पास्ट और टाइम ट्रेवल पर आधारित है। देरी न करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक महिला जो बस चला रही थी, अचानक उसकी नाक में और मुंह से खून आने लगा। इस दौरान बस का बैलेंस बिगड़ गया और वह और तेजी से चलने लगी और लोगों की कार से टकराने लगी। तभी बस की ट्रक से टक्कर हुई और वह पलट गई। मौके पर पुलिस वाले पहुंचे। थॉमस ने उस लेडी ड्राइवर का हाल देखा और पाया कि वह मर चुकी थी। तभी थॉमस का ध्यान उसकी गर्दन पर गया और वहाँ 3 छेद बने हुए थे और उसे तुरंत एहसास हुआ कि ड्राइवर को किसी प्रकार की दवा का इंजेक्शन लगाया गया था। जैसे ही वह अपना अनुमान व्यक्त करने ही वाला था, एक सहकर्मी ने बताया कि 2 और डेड बॉडी मिली हैं। बिल्कुल इसी तरह उन दोनों डेड बॉडी के गर्दनों पर भी सुइयों के निशान बने हुए थे। थॉमस को अनुमान लग गया था कि इन लोगों को किसी ने मारा है। तभी एक महिला ने थॉमस को कॉल करा और उस महिला ने बताया कि उस पर किसी ने हमला किया है। जैसे निशान दूसरी बॉडी पर मिले थे, ऐसे ही निशान उस महिला ने अपनी बॉडी पर दिखाए। जब थॉमस ने उस महिला से और सवाल जवाब किए, तभी इस दौरान उस महिला की नाक से खून आने लगा और वो मर गई। महिला की जितनी भी फ्रेंड थी उन्हें पुलिस ने पूछताछ करने के लिए उठा लिया। जब थॉमस यह देखने के लिए गश्त कर रहा था कि क्या शहर में कुछ परेशानी तो नहीं है, तभी उसकी गाड़ी से नीले कपड़े पहनी हुई एक लड़की टकरा गई। मुंह छुपाने के लिए उस लड़की ने जल्दी से अपना मास्क लगाया और थॉमस की कार पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गई। फिर थॉमस ने भी देरी न करते हुए गाड़ी को बैक किया और तभी एक कचरे का ट्रक उसकी गाड़ी के पीछे आ गया। फिर थॉमस ने गाड़ी से उतरकर उस लड़की का पीछा किया। वह लड़की भागते हुए मेट्रो स्टेशन पर पहुंच गई। तभी थॉमस भी उस लड़की के पीछे पहुंच गया और उस लड़की को गन दिखाकर रोक लिया। राया जैसे ही पीछे मुड़ी, उसने थॉमस का नाम पुकारा। थॉमस भयभीत हो गया कि इस लड़की को मेरा नाम कैसे पता है। तभी राया ने थॉमस पर हमला कर दिया और वो दोनों घमासान तरीके से लड़ने लगे। लड़ते हुए राया ने थॉमस के हाथ पर हथकड़ी लगाकर उसे बेंच से बांध दिया। राया ने थॉमस से बोला, तुम हॉस्पिटल जाओ, तुम्हारी पत्नी के बच्चा होने वाला है और इस दौरान तुम्हारी बीवी भी मर जाएगी। ये कहकर राया जाने लगी और तभी थॉमस ने राया के पैर पर करंट वाली टॉर्च से हमला कर दिया। तभी राया का बैलेंस बिगड़ गया और वह ट्रेन की पटरी पर जाकर गिर गई। इस दौरान ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई और तभी थॉमस भी वहां से निकल गया। थॉमस को लगा उसने ये केस हल कर दिया है, पर तभी एक सहकर्मी बताता है कि तुम्हें जल्दी हॉस्पिटल जाना चाहिए, तुम्हारी बीवी के बच्चा होने वाला है। ये सुनकर थॉमस जल्दी से हॉस्पिटल भागता है। हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर ने बताया उसकी बीवी की हालत बहुत बिगड़ गई है। वह जब अपनी बीवी के पास गया, डॉक्टर ने उसे बाहर निकाल दिया। थोड़ी देर बाद उसकी बीवी को लड़की पैदा होने के दौरान डॉक्टर ने बोला कि आपकी बीवी मर चुकी है। फिर सीन शिफ्ट होता है 1997 में। थॉमस अपनी बेटी के साथ खेल रहा है और आज थॉमस की बेटी का बर्थडे भी है। वह अपनी बेटी को उसकी माँ की कब्र पर ले जाता है। तभी इस दौरान थॉमस के फोन पर कॉल आती है और उसको बुलाया जाता है। जब वो केस की जांच करने जाता है, उसे पहले की तरह उस महिला की गर्दन पर 3 निशान मिलते हैं। सीसीटीवी में देखने पर हत्यारे के कपड़े पहले की तरह हैं। इससे हर कोई यह निष्कर्ष निकालने लगा कि हत्यारा एक नकलची था। लेकिन थॉमस को एहसास हुआ कि कुछ गलत था, क्योंकि उस व्यक्ति को बाएं हाथ पर पट्टी बंधी थी। यह विवरण पुलिस द्वारा कभी भी बाहरी दुनिया को जारी नहीं किया गया था, इसलिए थॉमस ने 9 साल पहले ही फाइलों को खंगाला। वह चाबियों का एक सेट था जिसका पुलिस को कोई मिलान नहीं मिला। उसने चाबियां अपने लोग को फेंक दी और उन्हें विस्तार से तुलना करने के लिए कहा और इस बार उनके अधीष्ट उनके लिए खुशखबरी लेकर आए, यानी चाबियों के इस सेट का इस्तेमाल फाल्कन 160 विमान में किया गया था। कई लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और कोई जवाब नहीं दे सके। मामले की सच्चाई जानने के लिए थॉमस अपने साथी को हवाई अड्डे पर ले गया। हवाई अड्डे के बाहर एक बहुत ही बड़ा दरवाजा था और वो दरवाजा लॉक था। इस वजह से थॉमस उस दरवाजे के पार कूदकर हवाई अड्डे के अंदर गया। वहाँ थॉमस को एक आदमी मिला। थॉमस ने उस आदमी से पूछा कि इस तस्वीर में महिला को कहीं देखा है। आदमी ने फोटो की थोड़ी सी झलक देखकर ही सर हिला दिया। उसके असामान्य व्यवहार से एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए थॉमस ने अपना फोन नंबर उस आदमी को दे दिया। अगर कुछ पता चले तो मुझे बताना। वो दूसरा आदमी उस कागज को देखकर अपना सर खुजाने लगा। थॉमस अपनी बंदूक निकालने ही वाला था, तभी एकदम राया बंदूक लेकर थॉमस के सामने आ गई।
राया ने उस आदमी से थॉमस को कुर्सी पर हथकड़ी से बंधवा दिया। थॉमस अपने साथियों को बुलाने के लिए चुपके से फोन निकालता है। वह दूसरा आदमी डर के मेज के नीचे से बंदूक निकालकर हमला शुरू करने वाला था। तभी राया पीछे से आकर उस आदमी को मारकर जमीन पर गिरा देती है। राया बंदूक उठाकर उस आदमी को गोली मारने वाली होती है, तभी थॉमस कुर्सी से उठ जाता है, पर वह जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, थॉमस फिर से कुर्सी पर बैठ जाता है। जल्दबाजी में थॉमस के हाथ से फोन गिर जाता है। राया फोन देखकर हैरान हो जाती है, फोन पर पैर रखकर तोड़ देती है। थॉमस का साथी जो बाहर था वह धीरे धीरे बंदूक लेकर राया को मारने के लिए आता है, पर एकदम से राया उसे देख के हाथ से गोली चल जाती है और वह गोली थॉमस के साथी के माथे पर जाकर लगती है। पुलिस की गाड़ी उस हवाई अड्डे को घेर लेती है। अब सीन शिफ्ट होता है। राया और थॉमस एक प्लेन में हैं। इस प्लेन को राया उड़ा रही थी और थॉमस बेहोश था। जब थॉमस की आंखें खुली तो राया ने उसे बोला कि वह अब उसका पीछा ना करे और फिर वह थॉमस को प्लेन से धक्का दे देती है, जिससे थॉमस नीचे समुद्र में जाकर गिरता है। इसलिए थॉमस को कोई नुकसान नहीं होता। जब थॉमस किनारे पर लौटा तो उसने पाया कि विमान दुर्घटना स्थल हो गया था, लेकिन कैब में कोई महिला नहीं थी। अगले दिन पुलिस ने आसपास के इलाके की तलाशी ली, लेकिन जब थॉमस ने ये परिणाम सुना तो उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसने अपने साथी से कहा कि वह लड़की फ्यूचर से आई थी। इसके बाद थॉमस धीरे धीरे इसकी गहराई में जाने लगा। वह सारे सुराग ढूंढने लगा। वह आधी रात में अन्य लोगों की कब्रों को खोदने लगा। अंत में उसे वास्तव में कुछ मिला। वह यह कि सभी मृतकों में एक बात समान थी, वह सभी प्रशंसक थे, अपने जीवन काल के दौरान एक निश्चित लेखक थे और अभी भी एक रेसेल नाम का व्यक्ति है जो मारा नहीं गया था। थॉमस बिना रुके दूसरे पक्ष के घर की ओर दौड़ा, लेकिन इस समय ऊपर की ओर हिलते कदमों की आवाज आ रही थी। उसने सावधानी से दूसरे पक्ष का पीछा किया, लेकिन अगले ही पल एकदम अचानक तेज हो गए। हत्यारा दूसरी मंजिल से नीचे कूद गया। जब वह बाहर आया तो उसने पाया कि वह स्थान जहां 9 साल पहले विमान दुर्घटना स्थल हो गया था। जब राया को सीवर में भागते हुए देखा तो उसने अंदर जाने में संकोच नहीं किया। उसने अंत में एक नीला उपकरण देखा और जैसे ही उपकरण धीरे धीरे भर गया, राया निश्चल होकर बैठ गई। पूरी जमीन हिलने लगी और अगले ही पल राया उसके सामने बिना किसी निशान के गायब हो गई। हालांकि थॉमस राया को पकड़ने में असफल रहा, लेकिन कम से कम उसने टेलीपोर्टेशन बिंदु के बारे में पता लगा लिया था, इसलिए वो जीवित रहा। अगले कुछ दिनों में उसने इस जगह को कभी नहीं छोड़ा और निश्चित रूप से 9 साल बाद एक सुबह राया सीवर से निकली, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई। वो आवाज थॉमस की थी और फिर थॉमस हाथ में बंदूक लेकर राया की तरफ ने लगता है, पर राया कहती है कि तुम मुझे नहीं मारोगे, क्योंकि थॉमस ने ही उसे प्रशिक्षित किया था और उसे यह काम करने के लिए कहा था। इतना कहने के बाद उसने अपनी कलाई से चैन उतार दी। जब थॉमस ने चैन देखी तो वो सोचने लगा, ये चैन 27 साल पहले ये चैन उसने अपनी पत्नी को दी थी, तो ये राया के पास कैसे आई। थॉमस के मन में अचानक एक विचार उभरा। तब राया ने सारी सच्चाई बताई कि वो उसकी पोती है और बताया भविष्य की दुनिया में एक कट्टरपंथी संगठन ने एक आतंकवादी हमला किया, जिसके बाद हजारों लोग मारे गए, राज्य गृह युद्ध में घिर गए और लगभग नष्ट हो गए। अंत में 2042 में एक डॉक्टर ने टाइम मशीन का आविष्कार किया, लेकिन टाइम मशीन केवल एक ही तरह से संचालित कर सकती है और समय रेखा की अवधि 9 वर्ष होनी चाहिए। इसलिए यह वर्ष 2015 उसका है, पहला पड़ाव 2006 उसका दूसरा पड़ाव है और 1997 उसका तीसरा पड़ाव और अंतिम पड़ाव है।
तब तक उसके द्वारा सभी लक्ष्य नष्ट कर दिए जाएंगे। ये सब पता लगने के बाद थॉमस घुटनों के बल जमीन पर गिर गया, क्योंकि उसने 1988 में अपनी पोती को अपने हाथों से मार डाला था। जब राया ने अपना अंत सुना तो वो थोड़ी हैरान हो गई, लेकिन फिर उसने थॉमस को सावधानता दी कि क्या उसकी मृत्यु के द्वारा भविष्य में शांति लाई जा सकती है, सब कुछ बेहतर होगा और थॉमस का मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। उसे अपनी बेटी और उसके जल्द ही पैदा होने वाले बच्चे की देखभाल करने की जरूरत थी। ये कहने के बाद वह बिना पीछे देखे यहाँ से चली गई और थॉमस जमीन पे गिर के रोने लगा। और फिर थॉमस की पोती का जन्म हुआ। थॉमस जानता था कि केवल उसकी पोती को एक योग्य योद्धा बनाने के लिए प्रसिद्धि करने से ही दुनिया को भविष्य में जीवित रहने का मौका मिलेगा। और फिर यात्रा एक आदर्श निष्कर्ष पर पहुंची।